पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ क्रमांक 18 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर लूप्स के बारे में, जो कि पाइथन में उपलब्ध है। रूपरेखा हम देख लें। सर्वप्रथम हम सदैव की भांति मूल वाक्य विन्यास या संरचना, फिर कुछ गुणधर्म, फिर ब्रेक, तत्पश्चात कंटिन्यू, पास, उसके बाद नेस्टिंग और एक क्रियाशील प्रोग्राम या स्क्रिप्ट। वाक्य संरचना क्या है, वाक्य विन्यास क्या है? फॉर, FOR, यह एक कुंजी शब्द है। फिर कोई भी चर हो सकता है। ये इन, यह भी एक कुंजी शब्द है। यह C और C++ की भांति फॉर लूप नहीं है इसमें। और यह मान उन मानों का समुच्चय कह सकते हैं आप, या श्रेणी कह सकते हैं, या कभी कभी हम अरे भी कह सकते हैं। उन मानों का समूह जिनमें से ये चर प्रत्येक मान प्राप्त करेगा, निर्धारित करेगा। तो इस चर का मान उन समस्त मानों के लिए होगा और प्रत्येक मान के लिए यह कथन, एक या एक से अधिक कथन लूप काया के रूप में एग्जीक्यूट किए जाएंगे, चलाए जाएंगे। जैसे मैंने कहा अभी, फॉर एवं इन कुंजी शब्द हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन दो शब्दों का प्रयोग अन्य किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, मात्र उसी तरह से किया जा सकता जिसके लिए ये परिभाषित है। अब हम देखते हैं फॉर का सर्वाधिक प्रचलित उपयोग क्या होता है। फॉर आई इन रेंज 5। ये रेंज एक फंक्शन है जो कि उपलब्ध है पाइथन में। इसका अर्थ ही होता है कि आई का मान 0 से लेके उस मान तक जो कि 5 से कम हो, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं होना चाहिए ना, 0 से लेके 4 तक। तो यह 5 बार यह लूप काया एग्जीक्यूट होगी या क्रियाशील होगी या उसको चलाया जाएगा। C और C++ की भांति इसमें ऐसा नहीं होता। आई का मान हम परिवर्तित कहीं नहीं कर सकते। एक बार यह घोषित हो गया तो आई का मान 0 से ही प्रारंभ होगा और 5 तक जाएगा, लेकिन 5 मान उसका नहीं होगा। जबकि C और C++ भाषा में हम इसको इंक्रीमेंट हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्रमोन्नति कर सकते हैं, क्रमान्नति कर सकते हैं इत्यादि। अब लूप शीर्ष क्या है इसका? लूप शीर्ष यह है, यानी लूप का हेड या सेल ये है। इसमें लूप चर क्या है? लूप चर है आई, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि कितनी बार लूप काया एग्जीक्यूट होगी। और लूप काया क्या है, मैं इसको मिटा देता हूं फिर बताता हूं। लूप काया क्या है? लूप काया यहां पर है। ये सारे कथन जो लिखे हुए ये लूप काया है। ब्रेक, वही स्क्रिप्ट मैंने फिर से ले ली है। और मान लीजिए कि लूप काया में इतने कई कथन हैं और यहां पर ब्रेक क्रियान्वित हो गया या एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही ब्रेक क्रियान्वित होगा, यह लूप को तोड़ देगा और इसके बाहर आ जाएगा। और कौन से कथन एग्जीक्यूट करना प्रारंभ करेगा? जो इस फॉर के F के नीचे हैं, क्योंकि फॉर की जो बॉडी है, जो काया है, वो तो ये है। तो इसके नीचे जो भी कथन आप लिखेंगे वो सारे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। तो ब्रेक क्या है? एक कुंजी शब्द है। फिर वही बात कि ब्रेक का प्रयोग आप किसी अन्य तरह से नहीं कर सकते, सिर्फ उसी तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं जिसके लिए यह परिभाषित है। लूप को ये उसी बिंदु पर तोड़ता है जहां यह क्रियान्वित होता है। लूप टूटता है यदि ब्रेक क्रियान्वित हो या जांच असफल हो। तो जांच असफल का तात्पर्य यह है कि यदि आई का मान 0 और 4 के अलावा है, 0 से कम तो हो नहीं सकता, 4 से अधिक है यानी यह जांच असफल हो गई, तो फिर वह लूप की काया में पुनः प्रवेश नहीं करेगा। और मात्र वही लूप टूटता है ब्रेक के क्रियान्वित होने से जिसके भीतर ब्रेक क्रियान्वित होता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए आपने एक फॉर के भीतर एक और फॉर लिखा और बाह्य फॉर है, उसके भीतर यदि ब्रेक क्रियान्वित होता है तो बाह्य फॉर ही टूटेगा, अंदरूनी फॉर का उसका प्रभाव, इस ब्रेक का प्रभाव नहीं होगा। लगभग इसी तरह से इसका व्यवहार होता है कंटिन्यू का। वही स्क्रिप्ट जैसे ही कंटिन्यू क्रियान्वित होता है वो करता क्या है? लूप को नहीं तोड़ता, कंटिन्यू के बाद के जितने कथन हैं उन सब की उपेक्षा करता है और पुनः लूप शीर्ष में प्रवेश करता है। ठीक है, एक बार फिर कंटिन्यू
क्रियान्वित होने से, एग्जीक्यूट होने से प्रभाव यह होता है कि कंटिन्यू के बाद जितने भी कथन लिखे हैं वह क्रियान्वित नहीं होंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कंटिन्यू एक कुंजी शब्द है, अर्थात आप उसका प्रयोग किसी अन्य तरह से नहीं कर सकते, मात्र उसी तरह से कर सकते हैं जिसके लिए वह परिभाषित है। लूप काया के शेष भाग की उपेक्षा कर शीर्ष से निरंतरता बनाए रखता है, वो वहीं कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू उसी लूप को प्रभावित करता है जिसके भीतर क्रियान्वित हो, जैसे ब्रेक में किया था। अब पास, जैसे सी और C++ में क्या होता है, यदि आपको एक अनंत लूप बनाना है या कोई लूप बनाना है और उसमें आपको कोई भी कथन एग्जीक्यूट नहीं करना है तो हम सेमीकोलन लिख देते हैं। यहाँ ऐसी व्यवस्था है नहीं सेमीकोलन का, तो उसके लिए कुंजी शब्द होता है पास। तो आई के समस्त 5 मानों के लिए वह कोई कार्यवाही नहीं करेगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी क्रियान्वित नहीं होगा। यह इसका, वैसे इसका कुछ विशेष महत्व नहीं है, विशेष प्रयोग नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर हम इसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं, तो इसलिए उपलब्ध कराया गया है। गुणधर्म में देखें हम, पास एक कुंजी शब्द है। कहने का तात्पर्य यह कि पास का प्रयोग सिर्फ उसी प्रकार किया जा सकता है जिसके लिए वह परिभाषित है, और यह निष्क्रियता इंगित करता है। कहने का तात्पर्य यह नो एक्शन, कोई कार्यवाही पास के आने पर नहीं होती है। नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप, अब देखिए आप एक फॉर के भीतर एक और फॉर रख सकते हैं, उस फॉर के अंदर एक और फॉर, उसके अंदर एक और फॉर, और ऐसे नेस्टिंग की गहराई की कोई सीमा नहीं है। आपको जितने फॉर एक के भीतर एक चाहिए या उनकी आवश्यकता है उतने आप लिख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब एक क्रियाशील प्रोग्राम या स्क्रिप्ट देख लें। बाईं तरफ मैं इसको चला देता हूं। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दाहिनी ओर आप देखें, यह इसका प्रयोग किया मैंने, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। तो आई का मान 0 से होगा, देखिएगा 5 से कम है, हाँ है, प्रिंट कर देगा मान आई का। तो आई के कितने मान प्रिंट होंगे, 0 से लेके 4 तक। तो ये देखिए आपने 0 से लेके 1 2 3 और ये 4 मान, ने 5 मान प्रिंट किए 0 से लेके 4 तक। अगला मैंने उदाहरण लिया, इसका की चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से करेंगे। इसको आप एक एरे जैसे समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पर 5 अक्षर श्रृंखलाएं हैं, उन अक्षर श्रृंखलाओं में प्रत्येक में एक ही अक्षर है। तो यहाँ पर चर है जी के किन मानों के लिए यह लूप की काया क्रियान्वित होगी और या एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले जी का मान होगा a, फिर लूप काया एग्जीक्यूट होगी। उसके पश्चात जी का मान अपने आप स्वयं में भी हो जाएगा b, फिर लूप काया एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद c, फिर d और फिर f, यानी 5 बार ये लूप चलेगा क्योंकि इसके भीतर कोई ब्रेक वगैरह नहीं है। तो आप देखिएगा यह यहाँ पर इसने ये मान प्रिंट कर दिए हैं, सर्वप्रथम a, फिर b, c, d और f। उसके पश्चात अब मैं एक नया उदाहरण लेता हूं, f। इसको मैंने पूर्ण संख्या घोषित की है। और एक बात और, यहां पर फॉर कदाचित मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, i का मान सदैव ही पूर्ण संख्या होगा और वो भी 0, और यहाँ रेंज 0 या उससे अधिक होगी। इसके लिए हम वास्तविक संख्याओं का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ 0 का मान 0.3 रखा है f का मान, लेकिन मैं यहाँ इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। जैसे किसी वीडियो में मैंने बात की है कि मैं चाहता हूँ कि यह फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि हम जब भी कुछ कीबोर्ड से पढ़ते हैं या कहीं से पढ़ते हैं कीबोर्ड से, तो वो हमेशा अक्षर श्रृंखला के रूप में होता है। यहाँ तो मैंने उसको संख्या दे दी है, पूर्ण संख्या, लेकिन मेरी आवश्यकता है कि मैं उसे दशमलव के बाद 20 अंकों तक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या चर बिंदु निरूपण में उसे प्रिंट करूं। तो इसका ये तरीका होता है, ठीक है। डबल कोट्स के भीतर हम ये लिख देते हैं और डॉट फॉर्मेट एफ। तो जो एफ है उसको इस तरीके से फॉर्मेट करेगा, और यह प्रिंट स्टेटमेंट तो मैंने इसीलिए लिख लिया है ताकि एक रिक्त स्थान यहाँ पर आ जाए ताकि पढ़ने में सुविधा हो। तो अब देखिए इसने यहाँ क्या प्रिंट किया है, इसने प्रिंट किया है 0.3 प्रिंट नहीं किया, इसने 0.299999 इतने अंक यहाँ तक प्रिंट किए। कहने का तात्पर्य यह है
कि 0.3 100% सटीकता से निरूपित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाएं IEEE का 754 मानक का प्रयोग करती हैं, जिसमें सभी वास्तविक संख्याएं 100% सटीकता से निरूपित नहीं की जा सकती, जैसे 0.3। लेकिन सी और C++ में क्या होता है, 0.3 से कुछ बड़े संख्या के रूप में, बहुत ही कम अंतर से बड़ी संख्या के रूप में निरूपित होता है, जबकि पाइथन में इसका मान 0.3 से थोड़ा सा कम है। तो यदि हम कोई इसमें यहाँ पर ये फॉर्मेट इसको नहीं करते हैं तो 0.3 ही प्रिंट करेगा। अब देखिए इसने कितने मान प्रिंट किए हैं, 0.3 कर दिया उसने प्रिंट। ठीक है, पहली बार में उसने किया, यहाँ पे तो कर दिया था उसने। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ उसको कि आप 5 बार ये लूप को चलाइए, लेकिन हर बार हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि उसमें हम करते थे टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, जांच व्यंजक होता है C और C++ फॉर लूप में, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होता है, या क्रमोन्नति क्रमावनति। उसी तरह से हम यहाँ पर इसको उसका प्रभाव उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तो यदि f का मान 1.2 से कम है या बराबर है तो उसका मान प्रिंट करो, और f का मान 0.3 से बढ़ा दो, अन्यथा ब्रेक कर दो। तो आप कितनी बार चलना चाहिए, इसमें f का मान 0.3 से प्रारंभ होगा, 0.6, 0.9, 1.2। अब यहाँ देखिए इसने क्या प्रिंट किया है, पहले 0.3, फिर 0.6, फिर 0.9 नहीं प्रिंट किया, 0.8, और यह इसका आंतरिक निरूपण है। और फिर चौथी बार में 1.2 के बराबर ही आ जाता है उतनी सटीकता के अनुसार, तो फिर ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब 4 बार ही चला, जो हमारी अपेक्षा थी कि वो 4 बार चलेगा। लेकिन ऐसा C++ में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें 0.3 जो है उसका मान 0.3 से कुछ बड़ी संख्या के रूप में निरूपित होता है। तो जब चौथी बार वो उसको जोड़ता है 0.3 को, तो उसका मान 1.2 से ज़्यादा हो जाता, अधिक हो जाता है, इसलिए वो 3 बार ही लूप चलता है। ऐसा पाइथन में नहीं है। चलिए अब मैं यहाँ पर इसको कुछ स्क्रॉल कर दूँ ताकि आपको बची हुई स्क्रिप्ट दिख जाए। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, उसने ये प्रॉम्प्ट कर दिया, प्रिंट टाइप इन एन इंटीजर। ये मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन यहाँ मैंने माना है कि आप धन या ऋण का चिन्ह प्रिंट नहीं करेंगे। अब इतने पूरे कोड की या स्रोत प्रोग्राम की आवश्यकता मैं करना ये चाह रहा हूँ, मैं मात्र धनात्मक धन पूर्ण संख्याएं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उपयोगकर्ता तो कुछ भी टाइप कर सकता है। तो मैं अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए ये कर रहे हैं, एक इंटीजर उसको हमने कर दिया फॉल्स। और हम जानते हैं कुंजी पटल से हम जब भी कुछ पढ़ते हैं वह अक्षर श्रृंखला के रूप में इस str इस चर को निर्धारित कर देगा। इसका मान वह अक्षर श्रृंखला होगी, भले ही हम कुंजी पटल पर अंक टाइप कर रहे हैं। तो पहले हमने इसको निर्धारित कर दिया, इसका मान फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे फॉर लूप है, उसके भीतर एक इफ एल्स है, कंटिन्यू भी है और ब्रेक भी है। फॉर CH इन str। अब यहाँ पर CH के मान जो भी हमने अक्षर श्रृंखला उपलब्ध कराई, जो भी हमने कीबोर्ड कुंजी पटल पर टाइप किया है, कीबोर्ड पर टाइप किया है, वह str में आ जाएगा। तो CH का मान str के प्रत्येक अक्षर लेगा और उतनी बार यह लूप को चलाएगा। सो पहली बार जो भी अक्षर आएगा उसकी वो जांच करेगा, क्या ये डिजिट है या ये इसका एक सदस्य फंक्शन होता है, जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, या किसी अन्य वीडियो में सामान्य चर्चा में भी इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। तो यदि डिजिट है तो हम बोलेंगे हाँ इंटीजर का भाग हो सकता है। और कंटिन्यू तो ये इसके बाद ही यहाँ नहीं आएगा, एल्स या ये कथन नहीं करेगा, ये वापस इधर आ जाएगा फॉर में। तो CH का मान अगला अक्षर या अगला अंक हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये अंक मिलेंगे उसे तब तक तो वो कंटिन्यू करता जाएगा। लेकिन यदि एक बार भी, और अंत तक जाएगा, लेकिन एक बार भी यदि उसे अंक नहीं मिला तो एल्स भाग क्रियान्वित होगा। और एल्स भाग में क्या है, इंटीजर को हमने फॉल्स कर दिया कि भैया इंटीजर नहीं है, क्योंकि अंकों के अलावा भी कोई अक्षर है, और ये ब्रेक कर देगा लूप को। और फिर यहाँ पे जांच करेगा, यदि इंटीजर बराबर ट्रू है तो हम वो प्रिंट कर देंगे, अन्यथा बोल देंगे कि नॉट एन इंटीजर। देखिए एक से ज़्यादा बार मैं चलाता हूँ इसको, जैसे अपने
इंटीजर दे दिया 4, इसने प्रिंट कर दिया 4। ठीक है, अब मैं फिर से इसको चलाता हूँ। ये चलाया, मैंने कर दिया 5.6। इसने क्या किया, नॉट एन इंटीजर बोल दिया ना यहाँ पर। चलिए इसको एक बार और चला देते हैं, ABCD कर देते हैं, और फिर यही बोलेगा नॉट एन इंटीजर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम चाहें तो पाइथन में यदि हम पूर्ण संख्या पढ़ना चाहें तो सिर्फ पूर्ण संख्या ही हम पढ़ेंगे। इसे हम पार्सिंग कहते हैं। किसी अन्य वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। फिर ये एक पास का उदाहरण है, जो हमने अभी अक्षर श्रृंखला उपलब्ध कराई है, या जो भी हमने कुंजी पत्र पर टाइप किया है, उसके समस्त अक्षरों के लिए CH का मान प्रारंभ से अंत तक जाएगा, लेकिन करेगा क्या हर बार, कुछ नहीं, निष्क्रिय कथन है ये, नो एक्शन। अगला है फॉर I in AB, ये नेस्टिंग का उदाहरण है। अब यहां पर हम क्या चाह रहे हैं, ये देखिए, I का मान क्या होगा, पहले A होगा, उसके बाद I के मान A के लिए ये J लूप एग्जीक्यूट होगा, तो J का मान पहले होगा C। अब यहां पे देखिए हम 3 प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट यदि हमने I, J ऐसे किया है तो आप देखिएगा प्रथम दोनों मानों के बीच में एक स्पेस आ जाता है, I, J प्रिंट किया। यदि इस तरह से प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये अक्षर श्रृंखला है, तो A का मान भी अक्षर श्रृंखला ही होगा, I का मान और J, तो इसमें हम धन का चिन्ह प्रयोग में ला सकते हैं ताकि दोनों अक्षर श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं, तो हम उसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। और तीसरा प्रकार भी है, इसमें डबल कोट्स के भीतर, इसको मैं मिटा देता हूँ, डबल कोट्स के भीतर यदि परसेंटेज 2 बार लिखेंगे हम, तो %S क्या है, स्ट्रिंग यानी अक्षर श्रृंखला के लिए है, तो दोनों अक्षर श्रृंखलाओं के लिए, और उसके तुरंत पश्चात प्रतिशत का चिन्ह, और ऐसे हम लिख देते हैं 2 छोटे कोष्ठकों के भीतर जो वेरिएबल्स, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, यदि S 2 है तो यहाँ पर 2 वेरिएबल चरों का नाम होना चाहिए, जो हमने I और J कर दिया। तो इसमें भी ये बिना स्थान छोड़े प्रिंट करेगा। तो देखिए आप ये दूसरे वाले ने प्रिंट किया, और इसने प्रिंट किया है ये वाला। तो लूप जब पहली बार चला तो उसने प्रिंट किया, यहां से लिया A और यहां से लिया C, तो इसने प्रिंट किया AC। अब I का मान तो वही रहेगा A, J का मान D हो जाएगा, तो अब वो प्रिंट करेगा AD। तो ये देखिए आप, इसने प्रिंट कर दिया AD। अब D लूप में J का लूप समाप्त हो गया, ठीक है, तो अब वो फिर से वापस जाएगा। अब कहाँ जाएगा, किस शीश में जाएगा, I वाले लूप के शीश में जाएगा। अब I का मान हो जाएगा B, और फिर अब J का मान हो जाएगा C, तो वो BC प्रिंट करेगा, ये BC। उसके पश्चात J का मान हो जाएगा D, तो वो प्रिंट करेगा BD। इस तरह से हम देखते हैं कि हम नेस्टिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जितने चाहे उतने फॉर लूप एक के भीतर एक आप लिख सकते हैं, जैसी कि आवश्यकता हो। एक बार और कहना चाहूंगा कि जो लूप के जो चर हैं, वेरिएबल, उनका मान हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उसका प्रयोग हम जरूर अवश्य कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम व्हाइल लूप देखेंगे, जो कि लूपिंग का एक प्रकार है, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में उपलब्ध है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।